बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में। आज जो है हम आपके जीएस प्रश्न पत्र 2 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का जो है वो विश्लेषण करिए। मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसे आप सीबीसी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में ये प्रश्न है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है। देखिए, यदि आप लोगों को फ्रूटफुल लग रही हो, इसकी महत्वता लग रही हो, तो ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि यदि आप करेंगे तो हमको ये लगेगा नहीं हमारे व्यूवर्स को जो है पसंद आ रही है, नहीं तो फिर हम कोई और सीरीज लेकर के आएंगे, मतलब इसको ड्रॉप करेंगे, आरओ को लेकर के या और भी कोई प्रोग्राम लेकर के आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा। देखिए, यदि आप लोग कमेंट करेंगे, चीज़ों को बताएंगे, तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि हम आपकी मुख्य परीक्षा के पहले पहले मतलब 15 जून तक जो है हम आपको यहाँ से प्रश्न कराते रहें। लेकिन अगर चीज़ें नहीं पसंद आ रही होंगी तो वो भी बताइएगा, या अगर आपको किसी टॉपिक पे लग रहा है कि सर जो है वीडियो बना दीजिए, वो हमको दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट करिएगा, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन कमेंट बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये कुछ मॉर्निंग और इवनिंग के हमारे शेड्यूल है। हर बार की तरह आप जान लीजिए कि मंडे टू फ्राइडे जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग जान ही रहे होंगे। और प्रत्येक शनिवार को जो है करंट अफेयर्स की चीज़ें आती ही आती हैं। तो इस समय तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए और इसका जो है आप लोग लाभ उठाइए। आज का जो हमारा प्रश्न है, एक बार हम पढ़ रहे हैं, पुनः पढ़ रहे हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन व कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण करिए। क्योंकि 12 अंक का प्रश्न है और इसमें देखिए डायमेंशंस कितने हैं। जब इस तरीके का प्रश्न आए, देखिए 12 अंक के प्रश्न में तो आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वो कई डायमेंशंस में जाकर के प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, यही आपका की पॉइंट है। मतलब पूरा प्रश्न इसी पे बेस्ड है। और इसमें भी देखा जाए तो सबसे पहले इसके गठन 1 पॉइंट हो गया, इसके कार्य 2 पॉइंट हो गया, फिर इसकी सीमाओं 3 पॉइंट हो गया। मतलब इतने डायमेंशंस में जो है आपको अपने प्रश्न में उत्तर जो लिखेंगे प्रश्न का लिखना है। तो सबसे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताते हुए फिर इसके गठन को बताना है, फिर इसके कार्य को बताना है, फिर इसकी सीमाओं को बताते हुए एक कंक्लूजन देना है। तो आइए एक छोटी सी भूमिका बताइए केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख जो है वो संस्थान है। मतलब ये जो एजेंसी है वो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित की गई है। संस्थानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना जो है वो 1964 में कार्यपालिका के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्थानम समिति याद रखिएगा, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में तो कई बार ये पूछा भी है कि सीबीसी का गठन जो है वो किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो वो संस्थानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी और 1964 में कार्यपालिका के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। मतलब सीबीसी जो है वो संवैधानिक बॉडी नहीं है। क्योंकि आपके प्रश्न में एक पॉइंट बना के दे दे कि संस्थानम समिति, तो चूंकि आप सभी जानते होंगे, अगर ये पूछ ले कि संवैधानिक बॉडी है, तो चूंकि समिति अनुशंसा कर रही है और संविधान बनने के बाद तो ये तो संवैधानिक चीज़ें तो हो नहीं पाएंगी, तो ये सांविधिक चीज़ें हैं। और वही आगे आप बताइए कि वर्ष 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे सांविधिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर संवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है, तो वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। अभी अगर उसको हम बताने लग जाएंगे तो वो क्लास जो है ये विषेत्तर हो जाएगा। और ये जो हमारी मेंस की सीरीज है ये उसका पार्ट है भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें तो आप जान रहे होंगे। और यदि नहीं जान रहे होंगे तो जो हमारी क्लास आएगी आरओ को लेकर के, वहाँ हमारे जो पॉलिटी के टीचर हैं या जो भी पढ़ाएगा वो तो बता ही देगा। साथ ही साथ कुछ प्रयास आप लोग भी करते रहिए, क्योंकि जो आपके द्वारा किया गया प्रयास होगा वो आपका अपना होगा और अपने प्रयास से सफलता पाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी संस्थान, कोई भी टीचर आपके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता है, न कि आपकी सफलता का 100% गारंटी ले सकता है। हम उन्हीं बच्चों की गारंटी ले सकते हैं जो
हमारे निर्देशों के अनुसार काम करें, जो परिश्रम करें। एटलीस्ट परिश्रम तो आपको करना ही करना है, और यदि आप परिश्रम करेंगे तो ये भी सही है कि हम आपके साथ दुगना परिश्रम करेंगे आपको सफल बनाने के लिए, क्योंकि एक शिक्षक का ये उद्देश्य होता है। और एक शिक्षक को तब बड़ी सफलता मिलती है जब उसका विद्यार्थी जो है किसी चीज़ में पास हो जाता है, और जब वो मैसेज करता है सर हम पास हो गए, तो वो मतलब वो एक तरीके से वही मेन फल होता है। आप लोग अगर ये सोच रहे होंगे कि हम तो सर को फीस देते हैं, तो यार कितना फीस देते हो तुम लोग, मार्केट से उठा के देख लो, सबसे कम फीस लेते हैं। उसमें भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक जेन्युइन कारण बताते हैं, तो उनकी फीस तो हम वैसे ही माफ़ कर देते हैं। हमारा देखिए यहाँ ये उद्देश्य नहीं है कि हमको संस्थान से जो है बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक संस्थान से जुड़े हुए हैं जहाँ हमको ठीक ठाक पैसा मिलता है। हमारा ये इस सीरीज का या ये संस्थान चलाने का उद्देश्य यही है कि यहाँ करीब हम आपको वो चीज़ें दें कि जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो, और जिसको लेकर के आप मार्केट में परेशान हैं, चीज़ें आपको मिल नहीं रही हैं, तो वो हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको बने रहिए, इसका लाभ उठाते रहिए। फिर आयोग का गठन एवं सेवा शर्तों की यदि बात की जाए, तो आयोग में एक अध्यक्ष, चूंकि देखिए इसमें गठन की बात हो रही है ना, तो देखिए सबसे पहले आपने स्मार्टली क्या कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बता दिया 15 से 20 शब्दों में कि किस समिति की अनुशंसा पे हुई है, कब हुई है, संवैधानिक बॉडी है कि सांविधिक बॉडी है, ये सारी चीज़ें बता दिए। फिर अब आप बताइए कि अगर इनकी गठन की बात क्या है, तो गठन तो आयोग में जो है एक अध्यक्ष होता है जिसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है, मतलब सीवीसी कहा जाता है। वह 2 या 2 से कम, मतलब चूंकि मैक्सिमम 2 सदस्य हो सकते हैं या एक भी सदस्य हो सकता है। अगर देखा जाए तो इसकी जो संरचना वो 3 सदस्यीय है, लेकिन अगर 2 भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा। तो वही कह रहा है कि 2 या 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं, मतलब एक तो केंद्रीय होता है और 2 अन्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। मतलब देखिए नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करता। इसके लिए जो है वो 3 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें पीएम होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, और केंद्रीय जो है वो गृह मंत्री होते हैं। और अगर ये आप देख रहे होंगे तो इस संरचना में तो एक चीज स्पष्ट है कि इसमें चलनी किसकी है, सीवीसी की नियुक्ति में प्रभावी कौन है, तो वो जो है सरकार प्रभावी है। कैसे प्रभावी है कि अभी सपोज करिए कि अगर सीवीसी की नियुक्ति होनी है और उसमें जो है मेंबर कौन है, पीएम है और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, मतलब पीएम मोदी जी और अमित शाह जी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी। तो अगर राहुल गांधी किसी चीज़ को लेकर के आपत्ति भी करते हैं तो ये जो नरेंद्र मोदी है या जो अमित शाह हैं, तो ये लोग मिल करके नियुक्ति कर लेंगे। और इसीलिए जो है इसकी नियुक्ति को लेकर के कभी कभी समस्याएं भी खड़ी होती हैं, और बेसिकली जो विपक्ष का नेता है वो आरोप लगाता है कि आप जो है गलत व्यक्ति का चयन कर लिए हैं। तो इस तरीके की जो कि महत्वपूर्ण पद होते हैं, तो ऐसे गठन को लेकर के और गंभीर प्रयास होने चाहिए। और कुछ हद तक अभी देखिए चुनाव आयोग में क्या था कि चुनाव आयोग में इस तरीके का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया भी गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक जिसको नामित करेंगे चीफ जस्टिस, एक जज होगा, तो थोड़ा सा पारदर्शिता की चीज़ें और बढ़ती। समस्या क्या है कि उसके बाद सरकार कही कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, और फिर उस चीज़ को कानून बना करके उनकी चीज़ों को हटा दी, और फिर वही सरकार की भूमिका हर जगह नियुक्तियों में देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये जो प्रयास है ये भाजपा सरकार अभी कर रही है, ऐसा नहीं, भाजपा तो जो दोषी है ये है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये भी उसी तरीके के काम करते थे। और प्रत्येक सरकारों की ये मंशा होती है कि सत्ता जो है वो हमारे पास बना रहे, कोई जो है अपने अधिकारों को देना नहीं चाहता। और जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं जो स्थानीय शासन की जो व्यवस्था है, जो नगर पंचायतें, नगर पालिका, तो वो अगर जो एक सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करते हैं वही कि कहा तो गया है कि उनको 29 विषय या 18 विषय जो है उनको हस्तांतरित किए जाएंगे, लेकिन आज तक वो अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनको उस तरीके का वित्त नहीं दिया जाता है,
क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि कोई भी सरकार जो है अपने अधिकारों को सीमित नहीं करना चाहती। वो आप सोचिए, आप छोटे से पद पे रहते हैं तो सोचते हैं कि हम ही जो है वो विभाग में बने रहें, तो ये टेंडेंसी जो है वो हर जगह होती है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में, और लोकतंत्र का जो वास्तविक उद्देश्य भी ये होता है कि हम जो है तृणमूल स्तर तक चीज़ों को फैलाएं। तो तृणमूल स्तर तक मतलब समाज के सबसे वंचित तबके तक अगर आपको अपनी पहुंच बनानी है तो आपको विकेंद्रीकरण की तरफ जाना ही जाना होगा, मतलब जन भागीदारी को बढ़ाना होगा। और जब जन भागीदारी बढ़ेगी तो जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है वो खत्म होगा। तो बड़ा विरोधाभास है चीज़ों को। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, और इसमें आरटीआई कानून या इस तरीके के जो प्रयास हो रहे हैं तो वो एक सरकारों पर दबाव भी डाल रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पहले की स्थिति क्या थी कि गांव में अगर एक पुलिस का जो हवलदार भी पहुंचता था आज के 20 साल 25 साल पहले, तो गांव के लोग डर जाते थे। और वर्तमान समय में क्या है कि वो इंस्पेक्टर तक की क्लास लगा देते हैं, और उनको उनके अगर वो अपने अधिकारों को लेकर के गलत दुरुपयोग करता है तो समझ लीजिए कि जो गांव के लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो बना करके उसको आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपके अवेयरनेस का परिणाम है। और जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ती जाएगी, आप अपने अधिकारों को लेकर के और मुखर होंगे, तो सही मायने में जो लोकतंत्र में जो कार्यपालिका की जो भूमिका है, मतलब एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो वास्तविक रूप से निकल करके आएगी। तो वो तो थोड़ा विषयोत्तर हो गया, लेकिन देखिए थोड़ा बहुत बोलते हैं तो ये आपके एसे का पार्ट है। अगर आप इसका प्रयोग अपने एसे में कर सकते हैं, इथिक्स के पेपर में कर सकते हैं, और किसी भी जगह किसी भी टॉपिक में अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो शामिल होते हैं, जो मैंने पीछे बताया। इनका कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो जाए। यौम अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी जो है केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष। अब 65 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होंगे तो ये किसी भी जो है पद पे नहीं काम कर सकते, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो और ये चीज़ें तो आपने पीटी में पढ़ा ही होगा। तो कुछ चीज़ों का प्रयोग जो है आपको अपने पीटी के फैक्ट का भी करना है, क्योंकि इसमें संरचना के बारे में पूछ रहा है, तो संरचना में तो पीटी के जो फैक्ट है वही तो बताना होगा। फिर भारत के राष्ट्रपति जो है कुछ दशाओं में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को जो है वो पद से हटा सकते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे। हटाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन वो आधार क्या होना चाहिए? तो आधार सबसे पहले कि यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब सीबीसी या सीबीसी के जो अन्य 2 सदस्य हैं, 1 सदस्य हैं, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे, तब उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। या यदि वह किसी अपराध में लिप्त हो अथवा केंद्र सरकार की निगाह में अनैतिक आचरण का जो है वो दोषी पाया गया हो, मतलब अगर आप किसी अपराध में लिप्त हैं या भ्रष्टाचार की चीज़ों में आप दोषी पाए गए हैं, तब भी जो है प्रेसिडेंट आपकी सेवा को समाप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अगला जो है, यदि वह मानसिक एवं शारीरिक कारणों से कार्य करने में समर्थ ना हो, तो ये तो बहुत वास्तविक कारण है कि भाई अगर कोई किसी की मानसिक स्थिति ही काम करने के लिए नहीं रहेगी तो वो तो एज ए कलर पे भी सुटेबल नहीं होगा। ये तो इतने बड़े पद की बात है। और यदि वह किसी अन्य नियोक्ता के अधीन किसी भी प्रकार का आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करता हो, मतलब कोई सीबीसी है या जो सदस्य हैं उसके, वो यहाँ से तो वेतन भत्ते सारे उठा रहे हैं, और अगर कहीं ये अन्य जगह से भी कुछ ऐसा फ़ायदा ले रहे हैं, तब भी जो है प्रेसिडेंट इन्हें हटा सकता है। तो ये सब ग्राउंड है इनके हटाने के पीछे का। और हटाएगा कौन? वही प्रेसिडेंट हटाएगा। नियुक्ति भी उसी के द्वारा होगी। किसकी सिफारिश पे? तो जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें मेंबर कौन कौन है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता। कार्यकाल कितना है? 65 वर्ष या 4 वर्ष। किसकी सिफारिश पे आया था? संथानम समिति। तो वो जो जितने भी फैक्ट हैं आपको उसी का प्रयोग करते हुए अपने मेंस आंसर राइटिंग को लिखना है।
फिर अगर आयोग के कार्य की बात की जाए, जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण जो है डायमेंशन से, अब इसके कार्य पे देखा जाए तो सबसे पहला जो है सीवीसी जो है भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय में पद के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें सुनता है और इस दिशा में जो है उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करता है। मतलब अगर कहीं भी कोई अपने पद के दायरे से बियॉन्ड जाके काम करता है या उस पद के दुरुपयोग करता है तो उसकी शिकायतों को सुनता है, और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित करने की जो है वो अनुशंसा करता है, जो आप पहले पॉइंट में बता रहे हैं। चूंकि सीबीसी जो है कोई जांच एजेंसी नहीं है, यह या तो सीबीआई के माध्यम से या सरकारी कार्यालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के माध्यम से मामले की जांच करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये खुद कोई जांच एजेंसी नहीं, ये सीबीआई के माध्यम से या मुख्य सतर्कता जो एजेंसियां हैं उनके माध्यम से जांच को जो है वो अंजाम देता है और एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, मुख्य परीक्षा के टेस्ट सीरीज को लेकर के हमारे संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं। एक तो अब की बार मेंस पार और एक जो है शून्य से शिखर बैच। देखिए अब की बार मेंस पार बैच ये उन बच्चों के लिए है जो इस बार जो जून में जो है मेंस लिख रहे हैं। तो इसके तहत हमारा यही प्रयास है कि 15 जून तक जो है आपके प्रत्येक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ साथ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू जिनके पुनः आने की संभावना है उसको करा दिया जाए, और उसको कराया ही न जाए। ऐसा नहीं कि मतलब आपको हम प्रश्न भेजे, आपने लिख के भेजा, हम उसकी मार्किंग कर दे, मतलब उसका मॉडल आंसर भी प्रॉपर वे में हम देंगे। और जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे तो करीब करीब 500 प्रश्नों का पूरा संग्रह आपके पास रहेगा, और अगर उतना भी आप करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। जो दूसरा हमारा बैच है शून्य से शिखर बैच, ये उन बच्चों के लिए है कि जिनका उद्देश्य 2025 के पीसीएस को लेकर के, तो उनको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं, वो आए और अभी जो है अपनी मुख्य परीक्षा की चीज़ें तैयार कर लें पीटी के पहले, क्योंकि आपकी तैयारी का अप्रोच भी यही है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एक बार पीटी पास कर लें फिर मुख्य परीक्षा पढ़ेंगे, तो पीटी पास करने के बाद मुख्य परीक्षा के लिए कितना आपके पास समय बचता है आप बताइए। और वो समय जो है समझ लीजिए कि बहुत जो है कम रहता है, केवल आप चीज़ों को दोहरा ले जाइए वही उसमें ज़्यादा है। अभी भी हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी अन्य संस्थान से जुड़े हुए थे और हमारे पास आए तो बोले कि सर अभी हमारी क्लास चल रही है, मतलब आपको जून में जो है मेंस लिखना है और आप अभी क्लास कर रहे हैं, तो क्लास करेंगे तो कहाँ से आप आंसर राइटिंग कब करेंगे और कब जा करके जो है आप की चीज़ें कंप्लीट होंगी। अभी आपका समय यही है कि दिन भर में जितना आंसर राइटिंग कर लीजिए, जितने आंसर का फॉर्मेट बना लीजिए, वही आपको सबसे जो है सहज स्थिति में लाएगा। मतलब ये स्थिति आ गई कि दुश्मन जो है वो एकदम दरवाजे पे खड़ा है, तब हम अब सो के उठ रहे हैं। नहीं, आपको कम से कम आपका दुश्मन, मतलब एक उदाहरण है प्रतीकात्मक, मैंने उदाहरण दिया भाई, अगर आपको उस संघर्ष में जाना है 29 जून वाले संघर्ष में, तो अब आपकी तैयारी तो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि डेली 10, 12, 15 क्वेश्चन का आप फॉर्मेट बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, तब जा करके आप सहज स्थिति में रहेंगे, न कि अभी क्लास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बैच से जुड़िए। आपका जो है 15 अगस्त तक जो है प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक पेपर से महत्वपूर्ण जो है प्रश्न करा दिए जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, और जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो बहुत बड़ा बैकग्राउंड आपके पास रहेगा, जो हमारे जो मॉडल आंसर होंगे आपके साथ। तो दोनों बैच बहुत फ्रूटफुल है। अब आप जिसके योग्य हों उसको ज्वाइन करिए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से जो है आपकी कॉपी रहेगी, इसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी, और फिर जो है आपको मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो चलिए अब सीबीसी के अगले कार्य की तरफ अगर आए तो फिर यह केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए किसी भी मामले की जो है वो जांच करता है। अगर सीबीसी, केंद्र सरकार जो सीबीसी को कोई भी मामला भेजती है भ्रष्टाचार से संबंधित, तो वो उसके जांच को लेकर के आगे बढ़ता है। यह लोक सेवकों की कुछ श्रेणियों, देखिए कुछ श्रेणियां हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स नहीं, कुछ श्रेणियों को में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत किए गए भ्रष्टाचार के मामले की भी जो है जांच करने की शक्ति रखता है। और अगर आपके प्रीलिम्स में आ जाए तो देखिए कुछ का ध्यान रखना है, मतलब कुछ श्रेणियों को ही जो है
ये जांच कर सकता है सीवीसी, और वो भी किसके तहत, तो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत। फिर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 2 समितियों के जो है वो अध्यक्ष भी होते हैं, मतलब एक तो और जिनकी अनुशंसाओं पर केंद्र सरकार दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के निदेशक तथा प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करती है। मतलब दिल्ली का जो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है उसके डायरेक्टर की नियुक्ति, और फिर जो अगला एक महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है प्रवर्तन निदेशक, मतलब ईडी की जो हेड है उनकी नियुक्ति में जो समितियां बनती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, यही सीवीसी करता है। तो सोचिए महत्वपूर्ण पद है, और इस समय तो ईडी की स्थिति तो आप देख ही रहे होंगे कि वो कितनी शक्तिशाली है, कि वर्तमान में लोग ईडी को लेकर के डरते हैं। सीबीआई, पहले तो सीबीआई का डर रहता था, अब सीबीआई का वो खौफ नहीं है जितना ईडी को लेकर के। और सही बात है, इस समय लोगों के पास क्या है ना कि आय से अधिक संपत्ति लोग बना रहे हैं, मतलब भौतिकतावादी जो एक कल्चर का विकास हो गया है उसमें बस ये है कि कितना धन जो है हम संकेंद्रित कर लें। तो ऐसी स्थिति में ये संस्थाएं जो है ताकतवर होंगी ही, और बस इस संस्थाओं के साथ समस्या ये है कि इसका जो है राजनीतिक दुरुपयोग होता है। अगर दोषी है तो कोई एक पार्टी का ही व्यक्ति जो है वो दोषी क्यों है, और एक पार्टी का पूरी तरीके से जो है वो दूध का धुला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो है अगर सत्ता पक्ष की पार्टी से संबंधित भी कोई व्यक्ति दोषी है तो उसका भी जो है प्रॉपर वे में इसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है कि अगर आप हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो आपको वॉशिंग मशीन में डाल करके साफ कर दिया जाएगा। तो यह यहाँ थोड़ा सा पार्टियों में ये कमी दिखती है, लेकिन ये वर्तमान पार्टी की समस्या नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि इसके लिए ये एक राजनीतिक कल्चर ही चला आ रहा है। जब कांग्रेस थी तो वो भी अपने समय में खूब करती थी, और भाजपा है, चूँकि हम लोग वर्तमान में देखते हैं और जनता की जो है याददाश्त बहुत सीमित होती है, वो चीज़ों को भूल जाती है, हम अतीत की चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अतीत में भी ऐसा होता रहा है, जब कभी हम एक दो बार बहुत द्वेलित हुए तो जब फादर से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कि कांग्रेस की चीज़ों भी उस समय भी होता था। आज ज़्यादा दिखता इसलिए है क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी चीज़ें होती है तो रील्स के माध्यम से तमाम चैनल्स हैं जो इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं, तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जान समझ रहे हैं। पहले क्या था कि चीज़ें इतनी दिखती नहीं थी, आज दिख रही हैं तो चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। तो ये है। फिर निम्नलिखित संस्थाएं, निकाय या व्यक्ति सीवीसी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मतलब कार्यों के तहत कुछ संस्थाएं ऐसे भी हैं जो सीवीसी के पास अपनी शिकायतें जो है दर्ज कराते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो केंद्र सरकार है, दूसरा लोकपाल है, क्योंकि लोकपाल भी जो है वो अपनी शिकायतों के लिए वो ऐसा तो कोई ये तो कोई जांच एजेंसी है नहीं, ये भी अपनी शिकायतों को लेकर के सीवीसी के पास जाता है, सीबीआई के पास जाता है, तो ये सीवीसी के पास भी जाता है। फिर सूचना प्रदाता, मतलब जो मुखबिर होते हैं और जो सचेतक होते हैं, मतलब जो एक्टिविस्ट होते हैं या जो मुखबिर होते हैं, ये भी जो है वो एक इनपुट देते हैं सीवीसी को कि भाई इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आप जो अपनी तरीके से जांच करिए। और इनकी जो है बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, जो ये मुखबिर होते हैं, और बाकायदे इनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया भी जाता है, चाहे वो थाने स्तर पे हो चाहे इन एजेंसियों के माध्यम से, जैसे सीबीआई हो, ईडी हो, सीवीसी हो, यहाँ भी मुखबिरों का जो है बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों को जो है वो राजफाश करते रहते हैं। तो ये लोग जो है डायरेक्ट जो है अपनी शिकायतें सीवीसी को दे सकते हैं। अब इसमें जो अंतिम पार्ट है इसका, सीवीसी की सीमाएं क्या है। तो सबसे पहली सीमा इसकी क्या है कि सलाहकारी निकाय के रूप में इसे एक शक्तिहीन एजेंसी माना जाता है, कि भाई आप सब कुछ है, आपके पास सारा जांच कर लिए सब कुछ है, आप ये जान भी है कि फला व्यक्ति जो है या फला एजेंसी जो है वो दोषी भी है, लेकिन फिर आप जो रिकमेंड कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, वो सिफारिशी प्रवृत्ति की है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकारें जो है उसको मानने के लिए बाध्य हैं। तो अगर बाध्य नहीं है तो वो सरकार की इच्छा पे है कि हम आपकी चीज़ों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये आपकी शक्ति को सीमित करता है। फिर इनके पास सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने की शक्ति नहीं है। मतलब अगर कोई सरकारी अधिकारी जो है आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके तहत ये मामला भी दर्ज नहीं कर सकते। इनके पास
संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों के विरुद्ध जांच के लिए सीबीआई को निर्देश देने की शक्ति नहीं है। वही जो मैंने पीछे बताया था नहीं था कि भाई ये कुछ श्रेणियों तक की ही जांच कर सकते हैं। तो अगर कोई अधिकारी संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक की है तो वो सीबीसी के जो है वो दायरे से बाहर है। तो ये भी जो है सीबीसी की सीमा को दिखा रहा है। यदि सीबीसी अपने क्रियाकलापों में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, यद्यपि सीबीसी अपने क्रियाकलापों में अपेक्षाकृत स्वतंत्र है, लेकिन उसके पास न तो संसाधन है और न ही भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्रवाई करने की शक्ति है। मतलब संसाधन भी नहीं है और उस तरीके की इनको शक्ति भी नहीं दी, क्योंकि इनकी तो जांच एजेंसी खुद की है नहीं, इनका कोई कोर्ट तो है नहीं। तो ये जांच एजेंसियों पे डिपेंड होते हैं और उसके बाद अगर किसी को पकड़ भी लिए तो वो इनकी जो रिपोर्ट होती है वो सिफारिशी होती है, वो सरकार की इच्छा पे होती है। तो ये सब इसकी महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। तो इस प्रकार अगर आप इनके कार्यों को देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार वाह क्या महत्वपूर्ण संरचना है, लेकिन जब इनकी सीमाओं को देखेंगे तो लगेगा कि यार ये तो सफ़ेद हाथी की तरह है। तो बिल्कुल ये भारत की चीज़ों में है, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन ये भी है चेक एंड बैलेंस की जो चीज़ें हैं कि भाई किसी भी संस्थान को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो ही पूरा मतलब डिक्टेट करने लगे और लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। इसलिए यहाँ अगर कोई ये कहे कि हम एब्सोल्यूट हैं, मतलब हम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, तो वो बेकार की बातें हैं। यहाँ सबके ऊपर सब है, और अगर सबसे ज़्यादा कोई एक चीज़ पावरफुल है तो हमारा जो संविधान है उसी के दायरे में रह करके सबको रहना है। तो इस प्रकार एक छोटा सा निष्कर्ष भी दे दीजिए कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें दूर करके इसे और प्रभावी बनाए जाने की जरूरत है। मतलब बैलेंस टाइप का ये नहीं है कि अब इसकी सीमाएं आपने दिखाया तो आप लिख दीजिए कि ये तो नकारा संस्था है, निकम्मी संस्था है, किसी काम लायक नहीं है, इसको तो समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अप्रोच तो देखिए, नकारात्मक अप्रोच तो आपको अपने आंसर राइटिंग में लाना ही नहीं होगा, क्योंकि वो आयोग आपसे चाहता ही नहीं है। और ये इंटरव्यू में भी आपको देना होगा कि बहुत बैलेंस तरीके से जाना होगा। ये कुछ लिंक्स हैं, इनसे तो आप लोग जरूर जुड़िए। सबसे पहले समृद्धि आईएएस का हमारा जो टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटा का माध्यम है, और यहाँ सबसे पहले कोई भी सूचना, कोई भी चीज़ें सबसे पहले यहीं आती है, तो आप लोग इससे जुड़िए। ये तो हमारे जो लिंक हैं, संदीप मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और यूट्यूब जिससे अभी आप समृद्धि आईएएस का जिससे रूबरू हो रहे हैं, ये दोनों चैनल आपके हैं और इन्हें आप ही को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और तीसरी चीज़, अगर आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से जुड़ना हो तो 7303307507 पे आप जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।